नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की सेकंड यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हम सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5 हर एक मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल इमेजेस के माध्यम से और प्रैक्टिकल वे में मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर रहेगा। साथ ही आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे जिनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इस यूनिट का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो अपन देखते हैं कि लेटेस्ट जो सिलेबस है उसमें ये कहाँ पर मेंशन है। तो आप देख सकते हैं सेकंड जो लाइन है यूनिट 2 उसके अंदर इसको मेंशन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और अगर हम इस यूनिट के कंटेंट को देखें कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं जो कि WHO के द्वारा सजेस्ट की गई है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। देन इसके बाद हम देखेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या है। यार इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है। देन इसके बाद हम देखेंगे महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर। फिर हम देखेंगे 2 बायोलॉजी के टॉपिक जो कि है स्पेशल कंसिडरेशन जिसमें मेनाक एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस हमें देखना होता है एंड फीमेल एथलीट ट्रायड। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि हम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। और कहा भी जाता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला है सिलेबस और दूसरा है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो। तो हम यहाँ पर सैम्पल पेपर को तो सॉल्व करेंगे इसी अच्छे से जो कि लेटेस्ट CBSE के द्वारा दिया गया है। इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जनरली एक दिक्कत जो बच्चों को आती है, देखो MCQs वाले तो आसानी से आंसर्स मिल जाते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जहाँ पर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर बच्चों को एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है कि सर आंसर्स को कैसे लिखा जाए। कंटेंट हमारे पास है लेकिन उसको कैसे प्लेस किया जाए, कैसे वर्ड लिमिट को फॉलो किया जाए, तो ये सारी समस्याएं बच्चों को आती है। और जनरली हम लेक्चर्स में भी इस सारी चीज़ों को इतने आसानी से कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए यार मैं एक किताब ढूंढ रहा था और मुझे फिर ओसवाल गुरुकुल की ये वाली किताब मिली जिसके अंदर CBSE के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा था। तो इसी किताब का मैंने सहारा लिया है और इसी के सहायता से मैं आपको आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा इस चैप्टर के। और अगर आप भी चाहते हैं इस वाली किताब को परचेज़ करना तो इस किताब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खास बात मुझे ये लगी कि यार बिल्कुल एरर फ्री तरीके से यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर रखा है। और साथ ही जैसे एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करता है उसी तरह से यहाँ पर इस किताब में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, खासकर जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल यार आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और मैं तो ये चाहूँगा कि हर एक बच्चे की डेस्क पर एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के PYQ हो ही सही जब वो पढ़ने बैठे। तो यहाँ पर इस वाली पर्टिकुलर किताब में आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सभी के PYQs एक ही किताब में सॉल्व देखने को मिलेंगे, वो भी लास्ट 10 ईयर्स के। तो बहुत ही कमाल की किताब है और अभी आपको आगे पता लग भी जाएगा जब हम इस किताब की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। और पढ़ते हैं अब हम आगे। तो इस चैप्टर का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो यार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, तो सबसे पहले तो इसने डिवाइड किया है कंप्लीट जो एज ग्रुप्स हैं उनको। तो सबसे पहले आता है अपने पास इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब होता है एक नवजात शिशु, है ना। 0 से 2 साल तक की जो स्टेज है इसको इन्फेंसी बोला गया है। फिर चाइल्डहुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली चाइल्डहुड, फिर है मिडिल चाइल्डहुड और लास्ट में जाता है लेटर चाइल्डहुड। तो ये करीबन 2 से 12 साल तक आपका चाइल्डहुड चलता है। फिर उसके बाद आ जाता है एडोलेसेंस, है ना, निब्बा निब्बे वाली फेज़ आ जाती है। तो ये होता है लगभग 13 से 18-19 के आसपास। फिर आ जाता है 18+ या 19 के आसपास आप एडल्ट हो जाते हो। तो 19 से 60 जो आपकी एज ग्रुप है उसको डाला गया है एडल्ट में। एंड देन उसके बाद 60+ आ जाता है ओल्ड एज, है ना। भारत में भी देखते हैं 60 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद फिर जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो पेंशन चालू हो जाती है। तो ये है अपने पास एक क्लासिफिकेशन। अब मैं एक किताब पढ़ रहा था उसके अंदर मुझे एक और सब क्लासिफिकेशन देखने को मिला। तो कहीं अगर गलती से आपके क्वेश्चन आ जाए कि टॉडलर क्या होता है
है ना, न्यू बॉर्न या इन्फेंट क्या होता है, तो उसको आप इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ये किसी एक किताब में से मैंने निकाला है। तो न्यू बॉर्न मतलब जिसका जस्ट जन्म ही हुआ है, 0 से 2 महीने। फिर 2 महीने से 1 साल के अंदर रखा गया उसको इन्फेंट, है ना, इन्फेंट मैंने बताया था नवजात। और फिर उसके बाद आ जाता है टॉडलर, है ना। तो जो 1 साल से ऊपर वाले बच्चे रहते हैं वो घुटने घुटने चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको टॉडलर वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो 1 से 4 साल के बीच में आप उनको टॉडलर भी बोल सकते हो। तो कभी ये वाले शब्द आ जाएँ तो डर मत जाना कि सर टॉडलर क्या होता है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है ना। एग्जाम में देखो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। जनरली मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इन्फेंसी कौन से कब से कब तक रहती है, मतलब किस साल से किस साल तक, तो 0 से 2 ईयर। एडोलेसेंस किस साल से किस साल तक रहता है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करना। गलती से अगर आ जाता है 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन कि आप एक्सरसाइज गाइडलाइंस बताएं इन्फेंट बच्चे के लिए क्या करना है, तो इसको आप ऐसे मन से सोच के भी बता सकते हो, है ना, कि अगर 0 से 2 साल का बच्चा है तो आप क्या उसको सिखाएंगे, किस तरह की एक्सरसाइज उसको करवाएंगे। ऐसा तो है नहीं सीधे उसको कंपटीशन खेलने के लिए भेज देंगे कि नहीं तुझे इंडिया टीम में खेलना है तो जा प्रैक्टिस पे निकल जा पहली फुर्सत में, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो जब 0 से 2 साल का बच्चा है तो सबसे पहले हम उसके हेड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैठना है, क्रॉल कैसे करना है, ये बताएंगे। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, लार्ज जो भी मसल्स होता है उनका डेवलपमेंट। तो लार्ज मसल मतलब जैसे हाथों की मसल्स, पैरों की मसल्स, तो इनको एक्टिवेट करवाने की कोशिश की जाएगी। देन उसके बाद कैसे वो अपने आर्म्स को मूव करें, लेग्स को कैसे मूव करें, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुँचे, है ना। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस लाइक थ्रोइंग द बॉल, कैचिंग द बॉल, किकिंग द बॉल, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज गाइडलाइन है 0 से 2 साल तक के बच्चे के लिए। फिर अर्ली चाइल्डहुड आ जाएगा 3 से 6, जहाँ पर हम उनको और ज़्यादा स्किल सिखाएंगे। देन एम्फेसिस यहाँ पर भी किया जाएगा पार्टिसिपेशन पे, है ना। आपने देखा होगा नर्सरी एलकेजी एचकेजी के बच्चों को ज़्यादा कंपटीशन की भावना उनके अंदर डेवलप नहीं करते, हम उनके अंदर पार्टिसिपेशन की भावना डेवलप करते हैं। जैसे कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो फर्स्ट सेकंड को तो प्राइज़ दिया ही जाता है, साथ ही साथ कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी दिए जाते हैं, या सभी बच्चों को टॉफ़ी पकड़ा दी जाती है ताकि वो लोग मोटिवेट हों कि नहीं हमें पार्टिसिपेशन करना है। तो पार्टिसिपेशन पे फोकस है। फिर फाइन मोटर स्किल्स अब यहाँ से सिखाई जाती है ना। ग्रॉस अपनों ने देखा था कि जहाँ पर लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होता है, फाइन मतलब जहाँ पर बारीक मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे पेंटिंग करना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपकी हाथों की जो बारीक मसल्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देन उसके बाद मिनिमम 1 घंटे की एक्सरसाइज तो उनको करवानी है। फिर हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट छोटे बच्चों को मिले। फिर मिडिल चाइल्डहुड बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब फाइन और ग्रॉस दोनों पे यहाँ पर फोकस किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन की स्किल्स उनके अंदर डेवलप की जाएगी। और अब उनको क्या किया जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मूवमेंट सिखाया जाएगा। जैसे अगर वो क्रिकेट में बैटिंग करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि देखो आप जैसे ही बॉल आए तो आपको अपने हाथों को और आइज़ को कोऑर्डिनेट करना है, जिसको अपन बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन। देन इसके बाद मेजर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उनके सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि चल बेटा फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में मैं सिखाता हूँ कि कैसे तेको बॉल को हैंडल करना है, बास्केटबॉल में कैसे बॉल को ड्रिबल करना है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएगी। देन इसके बाद अगला आ जाता है लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड अब 11-12 साल का बच्चा हो चुका है, क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाए, तो कैसे अपने बॉडी को कंट्रोल करें, स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करें, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया जाए। देन एंड्योरेंस की यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहती है ना, एंड्योरेंस मतलब होता है स्टेमिना, तो उसको भी यहाँ पर डेवलप किया जाता है बच्चे के अंदर। टीम गेम्स को प्रमोट किया जाता है ताकि बच्चे के अंदर एक खेल भावना आए। देन इसके बाद बेसिक जो भी रूल्स होते हैं कि फेयर प्ले क्या होता है ना, कैसे खेल भावना रख के आपको किसी भी गेम को खेलना है, वो सब सिखाया जाता है। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कंसेप्ट भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि जनरली 11-12 साल का बच्चा अगर उसको किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है तो यहाँ से ये राइट एज रहती जब वो अपने जो कंप्लीट एनर्जी है उसको उस डायरेक्शन में चैनलाइज करें, है ना। जैसे 11-12 साल का बच्चा, उसको क्रिकेट खेलना है भाई एकेडमी में डाल दो, फुटबॉल खेलना है एकेडमी में डाल दो, बैडमिंटन खेलना है एकेडमी में डाल दो। तो ये कब किया जाता है, 11-12 साल में, है ना। 3 साल के बच्चों को नहीं डाला जाता। देन इसके बाद एडोलेसेंस, अब भाई साहब हो चुके हैं बच्चे निब्बा निब्बी ठीक है, तो अब 13 से 18 साल की उम्र आ चुकी है। अब इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज उनको करवाई जाती है और बिल्कुल 1 घंटे तो एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है लपक के। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस यहाँ से कर सकते हैं, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग ना, 17-18 साल की होती है, अब जिम जा सकते हो, रनिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें करवाई जाती है ताकि भाई साहब ये आपका जो सबसे बेस्ट फेज़ है उसको आप अपनी बेस्ट हेल्थ में कन्वर्ट कर सकें।
फिर आ जाता है एडल्टहुड, है ना, अब आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। सो 19 से 60 जैसे ही आ जाते हैं अब मॉडरेट इंटेंसिटी रहती है ना, पहले एक्सट्रीम इंटेंसिटी थी, अब थोड़ी इंटेंसिटी आपने घटा दी है। देन यहाँ पर भी आप मसल ट्रेनिंग, बॉडी ट्रेनिंग, बोन स्ट्रेंथनिंग, ये सारे काम करेंगे सही, स्विमिंग, रनिंग, ठीक है, ये सारे काम करने। लेकिन हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे आप 19 से 25 में तो एकदम आप इंटेंसिटी हाई रख सकते हैं, 30 से पार होते ही आप इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, 50 प्लस हो गए तो इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है ओल्ड एज, तो अब आ चुका है भाई साहब बुढ़ापा। अब बुढ़ापा आ चुका है तो यहाँ पर भी आपको बोला गया कि अब चलो 7 दिन ट्रेनिंग मत करो, 5 दिन कर लो। देन इसके बाद इंटरवल में ट्रेनिंग करो, है ना, मालूम पड़ा 75 साल के बुजुर्ग हैं और भाई साहब दे धनाधन दे जिम करे जा रहे हैं और वहाँ पर हार्ट अटैक आ गया, है ना, या फिर और कोई समस्या आन पड़ी, तो इसलिए जितना हो सके उतना ही उनको करना है। तो देखो यार, ये ऐसी बातें हैं कि जो आप आराम से एग्ज़ाम टाइम पे भी, एग्ज़ाम स्ट्रेस में भी बना के लिख सकते हो। है ना, बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि अच्छा अगर मेरे दादाजी या दादी हैं तो उनको मैं क्या क्या यहाँ पर बताऊँगा बातें कि आप ये एक्सरसाइज करो, तो बस वही आपको बातें यहाँ पर लिखनी है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़्यादा बहुत दमदार टॉपिक है नहीं। अगला जो टॉपिक है भाई साहब, ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा दमदार टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होती है, क्या उनके करेक्टिव मेजर्स हैं, तो ये यहाँ पर सबसे फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का। सो पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या है? इट इज़ द मेल फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट ऑफ बॉडी या जॉइंट। तो मेल फॉर्मेशन मतलब अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पोस्चरल डिफॉर्मिटी, है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेल फॉर्मेशन। तो मेल मतलब जब बॉडी के जो वो पार्ट्स हैं अच्छे से काम ना करें, है ना, बोलते हैं ना मेल फंक्शनिंग, और फॉर्मेशन मतलब बनावट ही सही नहीं हो। तो जब बॉडी के पार्ट्स की बनावट सही नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्चरल डिफॉर्मिटी बोलेंगे। अब ये चार्ट है, एज इट इज़ आप एग्जाम में इसको छाप के आ सकते हो कि कौन कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है। सबसे पहले आ जाते हैं नॉक नीज। तो नॉक नी क्या होता है? नॉक नी का मतलब आपके दोनों जो घुटने हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? नॉक नॉक करेंगे। अब हम इसको एक और किस नाम से जानते हैं? इसको हम गेनू वेल गम के नाम से जानते हैं। देखो, इसको याद करने का तरीका है, गेनू तो सब में आएगा ही सही, वेल गम, तो गम से हम क्या करते हैं? चीज़ों को चिपकाते हैं। तो यहाँ पर दोनों घुटने क्या हो रहे हैं? आपके चिपक रहे हैं, है ना, तो इसलिए अपन गेनू वेल गम इसको बोलेंगे। तो ये नी का मिस अलाइनमेंट है जिसके अंदर दोनों नीज इनवर्ट आ जाते हैं, दोनों नीज एक दूसरे को टच करते हैं, नॉक करते हैं, और दोनों के बीच का जो गैप है बहुत कम हो जाता है। क्या इसके कारण है? तो पहला है मसल्स या लिगामेंट्स का वीक होना, बॉडी का ओवरवेट होना, बैलेंस डाइट न ले पाना, और विटामिन डी की कमी होती है तो वैसे ही हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती है, तो नॉक नी ऐसे हो सकता है। अब ये इमेज आप एग्ज़ाम में बना के आ सकते हो। नॉर्मल अलाइनमेंट में आपको दिख रहा होगा कि जो सेंटर ऑफ द हिप, नी और एंकल है तीनों एक लाइन में है, जबकि नॉक नी में क्या हो जाएगा? जो सेंटर है वो अंदर की तरफ, मतलब दोनों जो घुटने हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह का आपका शेप बन जाएगा। क्या है करेक्टिव मेजर्स? सर प्रॉब्लम तो बता दी, अब बताओ सोल्यूशन क्या है। तो पहला है वॉकिंग ऑन एन आउटवर्ड इंक्लाइनिंग सरफेस। तो आप इंक्लाइनिंग सरफेस पर वॉक करें, और वॉक करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको अपना जो घुटनों का प्रेशर है वो बाहर की तरफ अप्लाई करना है ना, क्योंकि अभी अंदर की तरफ हो रहा है, आपको बाहर की तरफ करना है। हॉर्स राइडिंग की जाए, क्योंकि जब आप घोड़े पे बैठोगे तो दोनों घुटने आपके अलग हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। कीपिंग द पिलो बिटवीन द नीज, जब सो रहे हैं तो आपको क्या करना है? दोनों घुटनों के बीचों बीच गैप बनानी है, तो आप ये काम करेंगे। देन उसके बाद योगासन के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों की इमेजेस मैंने डाल रखे हैं। पहला है पद्मासन, तो आप पद्मासन करें, जो नीचे वाला इमेज है पद्मासन का है, और ऊपर वाला है गोमुख आसन ना। गोमुख आसन में आपको एक हाथ इधर से ले जाना है, एक हाथ इधर से, दोनों को ज्वाइन करना होता है, तो वो है गोमुख आसन। तो दो आसन हैं जिनको आप करेंगे तो नॉक नीज की समस्या दूर हो सकती है। फिर अब अगला आ जाता है आसान सा है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट को किस नाम से जाना जाता है? पीस प्लेनस के नाम से जाना जाता है। तो फ्लैट फुट इज ऑल्सो नोन एज पीस प्लेनस, और पीस प्लेनस का मतलब क्या होता है? फॉलन आर्क। तो जैसे आपको इमेज दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट फुट। अब देखो, इसमें आपको ज़्यादा आर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो कोई भी आपको ये, जैसे यहाँ पर भी आप देखो कोई भी गैप नहीं है, पूरा पैर आपका टच हो रहा है। क्या कॉजेज़ हैं? एक तो आपका पॉस्चर से इतना सही नहीं है, सेकेंड है कि आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े हैं तो फिर वो आपका आर्क ख़त्म हो गया, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, वजन पड़ेगा, और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करने से भी फ्लैट फुट हो सकता है। इस इमेज को आप एग्ज़ाम में बना के आ सकते हैं, जो नीचे बनी हुई है
नॉर्मल फुट और फ्लैट फुट, या इसको अपन फॉलन आर्क के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है क्या करेक्टिव मेजर्स हैं। तो हील एंड टो वॉकिंग, तो जो एड़ी है उसके ऊपर आपको चलना है और स्लोपिंग सरफेस पे चलना है ना, ये अपनों ने आगे भी देखा था नॉक नीज के अंदर। और एक्सरसाइज आप कर सकते हो जैसे स्किपिंग रोप, रस्सी कूदना। देन पिकिंग अप मार्बल्स विद द टोस, तो अपने टोस से मार्बल को पकड़ना। राइटिंग नंबर इन द सैंड, तो बीच पर गए और वहाँ पर पैरों का जो अंगूठा है या पैरों की जो उंगलियाँ हैं उनसे क्या करना, सैंड पर नंबर्स लिखना। और योग अगर आपको करना है तो आप फिर अधोमुखासन और वज्रासन कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला इमेज है वज्रासन का, ऊपर वाला है अधोमुखासन का, है ना। ये वाला जो अधोमुखासन है आप सूर्य नमस्कार में भी करते हैं। तो यहाँ पर फ्लैट फुट का याद रखिएगा, अधोमुखासन एंड वज्रासन। नेक्स्ट आ जाएगा बो लेग्स। तो अब इसमें बो मतलब क्या होता है, धनुष। और अपनों ने पढ़ा था जो अपना वो था पहला वाला नॉक नीस के, अपनों ने क्या पढ़ा था, गेनु वेल गम। अब यहाँ पर है गेनु वे रम, ठीक है। तो आपको याद रखना है बो मतलब धनुष, और धनुष में क्या आएगा, रम आएगा। तो गेनु वेरम के नाम से जाना जाता है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में यार सीधा पूछ लेता हूँ गेनु वेरम क्या है, गेनु वेलगम क्या है। तो बस इन दो चीज़ों को याद रखना। पीस प्लेनेस याद रहे तो रख ही लेना, क्योंकि वो एक बेचारा अकेला बच गया है ना। तो पीस प्लेनेस होता है आपका फ्लैट फुट। तो बो लेग्स क्या होता है, तो बो लेग्स के अंदर इस तरह से धनुष बन जाता है और आपका जो लेग्स हैं वो बाहर की तरफ कर्व हो जाते हैं। इन्फेंट टॉडलर्स दे ऑफन हैव बो लेग्स, है ना। तो उनके ऑफन बो लेग्स रहते हैं। और क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन डी, फॉस्फोरस, कैल्शियम। जब इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो फिर बो लेग्स हो जाता है। लेकिन हालांकि इसको अर्ली एज में क्योर किया जा सकता है। अब करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, तो बच्चों को कैल्शियम की गोली खिलाओ, है ना। और अगर हो सके तो ब्रेसेस लग जाते हैं ना, जैसे दांत में ब्रेस लगते हैं वैसी तरह से पैरों में भी ब्रेसेस लग जाते हैं, ताकि वो अंदर की तरफ उसको पुश किया जा सके। और वही स्लोपिंग सरफेस पे वॉक करना है। तो ये सारे काम तो करते ही हैं बो लेग्स के लिए। देन नेक्स्ट आ जाता है राउंड शोल्डर, है ना। तो राउंड शोल्डर क्या होता है, जनरली जो शोल्डर्स रहते हैं एकदम थोड़े सीधे रहते हैं, लेकिन राउंड शोल्डर एक ऐसी डिफॉर्मिटी जिसके अंदर आपके शोल्डर यूँ बाहर की साइड ड्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल और ये बाहर की यूँ अंदर की साइड थोड़ा ड्रॉन हो जाना। तो शोल्डर्स ड्रॉन एंड हेड एक्सटेंड, चिन आपकी पॉइंट करती है फॉरवर्ड, जैसे यहाँ पर इमेज में आपको देखने को मिल रहा है। कॉजेज़ क्या हैं, फॉल्टी पोस्चर, फर्नीचर बैक सही नहीं होना। देन रॉन्ग हैबिट ऑफ सिटिंग स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा लोड शोल्डर्स पे कैरी करना और एक साइड पर स्लिप करना। तो ये सारे कारण हो सकते हैं राउंड शोल्डर के। तो ये आपको इमेज देखने को मिल रही है ना, साफ साफ पता लग रहा है कि जो सेकेंड वाली इमेज है वो राउंड शोल्डर है और फर्स्ट वाला है नॉर्मल एकदम हट्टा कट्टा इंसान। देन क्या करेक्टिव है, तो पहला तो रेगुलर एक्सरसाइज करो और चेयर पर लीन बैक करो। तो ये दोनों तरीके हैं राउंड शोल्डर्स को करेक्ट करने के। देन और आप क्या कर सकते हो, सो आप पुलअप्स कर सकते हो, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच किया जा सकता है, वॉल स्ट्रेच किया जा सकता है, प्लैंक करना, है ना। तो ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो इनमें से जो भी 2-3 आपको याद रह जाए उनको बस आप याद रख लेना। योगासन में क्या किया जा सकता है, तो पहला आ जाएगा चक्रासन। तो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना ये चक्रासन है, और नीचे जो आपको दिख रहा है वो है धनुरासन, है ना। बिल्कुल आप धनुष की तरह यहाँ पर योगासन करते हैं। देन इसके बाद अगला आ जाता है काइफोसिस, है ना। जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ मुझे काई पोछे वो वाली मूवी जो है याद आ जाती है। तो काइफोसिस क्या होता है, इसको हम हंच बैक या राउंड अपर बैक के नाम से जानते हैं। याद रखना बच्चों, यहाँ से अब की बार CBSE में प्रश्न भी पूछा गया था कि हंच बैक जो काइफोसिस है एक और किस नाम से जाना जाता है। तो हंच बैक के नाम से जाना जाता है या फिर राउंड अपर बैक। तो देखो आप देख पा रहे हैं ये बैक है, बैक में सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है सर्वाइकल, फिर आपका होता है ये काइफोसिस वाला पार्ट, और फिर नीचे आता है आपका लंबर रीजन। मैं अभी आपको अच्छे से इमेज से भी बताऊंगा वो। सो काइफोसिस क्या हो रहा है, ये जो बीच वाला आपका पार्ट है तो ये यहाँ पर आपको समस्या देखने को मिलती है। सो इसमें एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है अपर बैक का, और राउंडिंग ऑफ द बैक बेसिकली यहाँ पर से होता है। तो ये जो डेफिनेशन लिख रखी है एज इट इज़ आपको एग्जाम में छाप के आनी है। क्या कॉजेज़ हैं इसके, तो पहला है हैबिट ऑफ होल्डिंग हेड फॉरवर्ड। तो हेड को, है ना, ये नॉर्मल और ये आगे उसको पुल करना। देन काइफोसिस कैन अकर ड्यू टू हेरिडिटी, एजिंग, डिजीज़, माइल न्यूट्रिशन, पुलिंग ऑफ हैवी वेट, इन सभी के कारण भी आपको काइफोसिस हो सकता है। तो ये है आपका नॉर्मल स्पाइन, एग्जाम में एज इट इज़ बस आपको स्पाइन बना के आनी है ना। ये लेडी आपसे बने ना बने, स्पाइन आपको ऐसी बना के आनी है। और देखो काइफोसिस में आपको एग्जैजुरेटेड, है ना, ये देखने को मिल रहा है, इंक्रीज्ड कर्व देखने को मिल रहा है अपर वाला।
तो ये होता है काइफोसिस। क्या करेक्टिव मेजर्स हैं? तो 3 करेक्टिव मेजर्स हैं, धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन। तो ये ऊपर ये मोहतरमा कर रही हैं क्या, ये है चक्रासन, नीचे हैं ये धनुरासन, और ये जो बड़ी सी मोहतरमा है ये कर रही है भुजंगासन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में ही जो आपका कर्व है उसको उल्टी डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, जो अपर बैक है। तो यहाँ पर से क्या होगा, काइफोसिस आपका क्योर होगा। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के कर्व होते हैं, ऊपर, बीच वाला और नीचे वाला। तो ये जो लंबर रीजन है ना, इस लंबर रीजन में जब आपका कर्व बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोनाउंस हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। और 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो एक तो ये लंबर कर्व प्रोनाउंस होता है, और ये जो फ्रंट पेल्विक पोजीशन है ना, तो यहाँ पर जो पेल्विक पोजीशन है वो क्या हो जाती है, वो भी टिल्ट हो जाती है फॉरवर्ड। तो इसको अपन बोलते हैं लंबर लॉर्डोसिस, है ना, ये लॉर्डोसिस भी बोल सकते हो। करेक्टिव मेजर क्या है? तो वही एक तो अपना धनुरासन जो सब में ही है, और एक और है हलासन। तो देखो जो आसन थोड़ा डिफरेंट हो ना वो हमेशा आप याद रखना। जैसे सब में कॉमन है धनुरासन, तो एग्जाम में अगर पूछेगा ना तो हलासन पूछेगा कि लॉर्डोसिस को आप मैच कीजिए कौन सा आसन है इसके लिए, तो उसमें आपको हलासन देखने को मिलेगा, तो आपको हलासन पे टिक करना है। देन आप सिटअप कर सकते हैं, देन पुशिंग द ट्रंक बैकवर्ड, लाइंग ऑन द बैक। तो ये सारे कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं लॉर्डोसिस को क्योर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्कॉलियोसिस, है ना, ये सबसे आसान है। स्कॉलियोसिस का मतलब क्या होता है, बेंट होना। तो ये ग्रीक शब्द स्कॉलियोस से बना हुआ है और इसका मतलब है बेंट। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरली क्या होना चाहिए, ये जो आपका स्पाइन है वो सीधी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्पाइन है वो एकदम एस शेप में रहेगी। तो एस शेप या सी शेप अगर इस तरह का स्पाइन बन जाता है तो वो होता है स्कॉलियोसिस। इसमें क्या होता है, पोजीशन ऑफ एग्जैजरेटेड लेटरल कर्वेचर या साइडवेज कर्वेचर हो जाता है ना। तो 2-3 कीवर्ड्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, एक तो साइडवेज कर्वेचर, सी शेप, एस शेप, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। इस तरह का भी कहीं भी शब्द दिखे तो आप लगा देना सीधा क्या कि वो स्कॉलियोसिस वाला पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। करेक्टिव मेजर क्या है, तो यहाँ पर भी आप ब्रेसेस लगा सकते हैं। देन हैंगिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बार, है ना, हॉरिजॉन्टल बार पे हैंग करना। फिर योग में त्रिकोणासन और अधोमुखासन। अधोमुखासन हमने आगे पढ़ा था तो ये कॉमन ही है, और जो त्रिकोणासन है वो इसमें नया है। तो आप स्कॉलियोसिस के अंदर त्रिकोणासन तो ज़रूर से याद रखना, है ना। तो नीचे जो मोहतरमा है वो त्रिकोणासन कर रही हैं। फिर अब आ जाता है महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर। तो जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो हालिया टाइम्स में बहुत ही बेहतर हुआ है ना। आप मुझे बताइएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की कितनी महिलाओं को मेडल्स मिले थे, है ना। एक आध में एग्जांपल आपको दे देता हूँ, मीराबाई चानू को मिला था, पीवी सिंधु जी को मिला था, है ना, और भी आप बताइएगा कि और किसको मिला था। इंडिया की हॉकी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था आपकी बार ओलंपिक्स के अंदर। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1952 का जो ओलंपिक गेम्स था उसमें पहली बार इंडिया की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और 2000 के जो ओलंपिया गेम्स हुए थे उसके अंदर कर्नम मल्लेश्वरी, है ना, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर पहली बार भारत के लिए कोई मेडल जीता था और वो था ब्रॉन्ज मेडल। देन इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं तो बहुत सारी महिलाओं ने भारत के लिए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पर पार्टिसिपेट किया, और जो एक महिलाओं के अंदर स्पोर्ट्स के प्रति जागृति है उसको अच्छे से जागृत किया। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, है ना। सबसे पहले हमें पीवी सिंधु मैडम दिख रही है, देन उसके बाद हैं एमसी मैरी कॉम, फिर हैं अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष और भारत के एक सर्वश्रेष्ठ धावक, है ना, जिसके बारे में आपने हिंदी में कभी पहले चैप्टर भी पढ़ा होगा, पीटी उषा मैडम। फिर हैं हमारी सानिया मिर्ज़ा मैडम, और लास्ट में है साइना नेहवाल जो कि एक बहुत ही कमाल की बैडमिंटन प्लेयर हैं। और भी आप महिला जो भी खिलाड़ी हैं उनके नाम हमें बता सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी क्रिकेटर्स भी हैं महिलाएं जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देश के लिए कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि यार क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण अभी भी लेस पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। पुरुष बहुत सारे गेम खेल रहे हैं लेकिन महिलाएं स्पोर्ट्स के अंदर हमें कमी देखने को मिलती है, ऐसा क्यों? तो इसको आप एग्जाम में डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या जाएगा, फिटनेस और वेलनेस की कमी होना, फीमेल एथलीट ट्राइड को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महिलाओं के अंदर फिटनेस की जनरली कमी पाई गई है। देन साइकोलॉजिकल मतलब मनोविज्ञान तौर पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो पहला है कॉन्फिडेंस की कमी होना,
इंटरेस्ट स्पेक्टेटर्स का ही नहीं है ना। जब कोई मैच देखने ही नहीं आएगा तो उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, लैक ऑफ फंड के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हो पाएगा। फीमेल कोचेस की कमी होना, स्कूल में भी आपने देखा होगा कि मेल कोचेस हैं, फीमेल कोचेस ही नहीं है। मीडिया कवरेज नहीं मिल पाना, पर्सनल सेफ्टी और महिलाओं का इतना ज़्यादा एजुकेट ना होना, है ना। क्योंकि आप आज भी देखेंगे तो जैसे राजस्थान जैसे ही स्टेट्स को ही हम देखें तो यहाँ पर महिला साक्षरता या फीमेल लिटरेसी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू मेल, है ना। तो महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता। अब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर कैसे उनके अंदर और ज़्यादा पार्टिसिपेशन को लेकर जागरूकता आएगी। अब बहुत सारे सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे प्रॉपर लेजिस्लेशन मतलब कानून ना होना, लैक ऑफ टाइम फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यार महिलाओं को टाइम ही नहीं मिलता, है ना। घर से, स्कूल से और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण उनको टाइम नहीं मिल पाता है स्पोर्ट्स के लिए। मेल डोमिनेटेड कल्चर है और सोसाइटी का भी एटीट्यूड इतना कुछ खास नहीं है महिला स्पोर्ट्स पर्सनस के प्रति। तो ये सारे वेरियस फैक्टर्स हैं, आप इसमें अपने मन से भी और भी जो आपको याद आते हैं वो लिख सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं सबसे यूनिक टॉपिक पे, है ना। क्या पता क्यों इसको फिजिकल में रख रखा है, लेकिन ठीक है, ये बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं तो इसको भी हम अच्छे से देखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी जानकारी हर एक बच्चे को होनी चाहिए। तो स्पेशल कंसिडरेशन में हम पढ़ेंगे मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन को, क्या होता है ये। तो देखो हमने आगे पढ़ा था एडोलेसेंस के बारे में। जल्दी से आप मुझे वो जो एज ब्रैकेट है वो कमेंट में बताइए, है ना। मैंने आपको बताया भी था जब निबंध भी रहते हैं 13 से 18 के बीच में तो उसको हम पीरियड ऑफ एडोलेसेंस बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर यार आपने खुद ने भी देखा होगा क्योंकि आप भी अभी इसी फेज से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और इससे एक व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। अब वो टाइम जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि प्यूबर्टी क्या होता है, तो बेसिकली वो टाइम है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। अब मेनार्क क्या होता है, तो ये गर्ल्स में होता है। तो मेनार्क जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, है ना। आपने कॉमन टर्म्स के अंदर सुना होगा कि पीरियड आ गए, है ना। तो वो क्या होता है बेसिकली, सो इट इज़ मेंस्ट्रुएशन। और जब पहला मेंस्ट्रुएशन आता है तो उसको हम मेनार्क बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है भाई मेनार्क, तो बोलना पहला मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको मेनार्क बोलते हैं। और बेसिकली इसी को कंसिडर किया जाता है कि हाँ इट इज़ द पॉइंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ गर्ल्स, कि यहाँ से गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर हो गई हैं। अब वैसे तो हमने इस चीज़ को पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लेकिन फिर अगर अभी भी कोई कंफ्यूज हो तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि गर्ल्स के अंदर क्या क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप बोल सकते हैं कि यस दीज आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग सेक्सुअली मैच्योर। और बॉयज़ के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। जैसे हाइट वेट का बढ़ना, मसल्स का डेवलप होना, बॉयज़ के अंदर शोल्डर्स एकदम ब्रॉड हो जाते हैं, गर्ल्स के हिप ब्रॉड होना, देन हेयर्स का ग्रोथ, देन उसके बाद वॉइस के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, बॉयज़ के अंदर जो पेनिस का साइज़ एनलार्जमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। तो जब ये सारी चीज़ें अटेन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। अब हम देखते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है एंड बॉडी अपने आप को पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है ना। अब बचपन में तो भाई साहब सभी बच्चों को बोला जाता है आप कहाँ से आए, भगवान के यहाँ से आए, लेकिन उम्मीद है कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोसेस रहती है जिससे एक व्यक्ति का जन्म होता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो वो जो कंप्लीट मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैच्योर होता है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, मतलब वो मैच्योर होने वाली प्रोसेस तो प्यूबर्टी हो जाती है। और मैच्योर होके होता क्या है, तो उस टाइम के बाद जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, ठीक है। देन इसके बाद मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में अपनों ने एक टर्म पढ़ी थी मेंस्ट्रुएशन। तो अब ये क्या होता है ना। एक तो आपने मैथ्स में पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन और एक बायोलॉजी में आप पढ़ते हो मेंस्ट्रुएशन ना। मैथ्स वाला में तो वो स्क्वायर क्यूबाइड और वो सब रहता है, ये वाला क्या होता है, इसको आप पीरियड या ब्लीडिंग भी बोलते हो ना। आम भाषा में आपने पीरियड के नाम से सुना होगा। तो कब होता है, क्या ये पुरुषों में भी होता है? नहीं भाई साहब, है ना, ये सिर्फ महिलाओं में होता है। और क्या होता है इसके अंदर, सो डिस्चार्जिंग थ्रू वजाइना ब्लड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एट अबाउट अ मंथली इंटरवल फ्रॉम प्यूबर्टी अंटिल मेनोपॉज।
तो प्यूबर्टी मतलब जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन हो रहा है ना। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो महिला है वो अपनी बॉडी को हर महीने प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है ना। देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब आपके सीमेन है वो एंटर करता है फीमेल की बॉडी में, तो आपने स्पर्म सुना होगा। स्पर्म जाके क्या करता है, जो फीमेल का एग है उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो ये जो एक प्रोसेस रहती है, इसके लिए हर महीने फीमेल की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है। लेकिन बाय चांस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, तो वो जो एग है वो क्या होता है, वो अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता है। तो वो जब डिस्चार्ज होकर बाहर जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसके लिए मैं आपको एक वो भी बताता हूँ, है ना। जनरली बोला जाता है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है, जो मेल होता है वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखता है, और फीमेल क्या करती है, मतलब वो भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो यही होता है ब्रह्मचर्य ना। कई बार आपने सुना होगा, तो मेरे दिमाग में एकदम आ गया तो मैंने कहा बता देता हूँ। तो फिलहाल अपन मेंस्ट्रुएशन पे वापस आते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर महिला अपने जो भी वो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ब्लड है, उनको शेड करती है, और मंथली प्रोसेस होती है। स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से, एंड होता है मेनोपॉज पे, है ना। मेनोपॉज मतलब जब महिला 45-50 के आसपास हो जाती है तो फिर ये मेंस्ट्रुएशन या ये पीरियड जो होना है वो बंद हो जाता है ना। इसलिए आपने बहुत कम देखा होगा कि 80 साल की कोई महिला है उनके बच्चे हो रहे हैं, है ना। तो ये होता नहीं, क्योंकि उनका जो मेंस्ट्रुएशन हो 50 के आसपास ही बंद हो गया है। अब बाई चांस किसी का नहीं हुआ तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ किसी 80 साल की महिला को कोई बच्चा हो रहा है, वरना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है ना। जनरली नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो इसका कारण भी यही है। और इसे आपने किसी 8 साल या 9 साल के बच्ची को बच्चा होते हुए भी नहीं देखा होगा, है ना, क्योंकि वहाँ से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो बच्चा तभी होगा जब मेंस्ट्रुएशन वाली पूरी साइकिल्स चल रही हैं प्रॉपर। अब प्रॉपर चल रहा है जब तो बहुत ही सही है, लेकिन बाई चांस कोई दिक्कत आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस 3 से 5 दिन होती है ना। आप इसलिए आपने जनरल देखा होगा कि पीरियड आए 3 से 5 दिन वो चलते हैं। तो 3 से 5 दिन का रहता है प्रोसेस, डिस्चार्ज होता है वेस्ट मटेरियल, और 45 से 50-55 के आसपास वो मेनोपॉज होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो मेनोपॉज मतलब क्या होता है कि उसके बाद फिर वुमेन नो लॉन्गर विल ओव्यूलेट एंड नो लॉन्गर विल गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो उसको मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं और वो प्रेग्नेंट भी नहीं होंगी उसके बाद। देन स्पेशल कंसिडरेशन, उम्मीद है दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि मेनाक मतलब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन मतलब अगर कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो रही है प्रॉपर टाइम फ्रेम में, जैसे हर मंथ क्या होता है मेंस्ट्रुएशन होता है, तो बाई चांस 3-3, 4-4 महीने का गैप अगर हो रहा है तो वो सब क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाएगा। सो अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से हम एक्सपांड करते हैं क्या होता है। सो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एबनॉर्मल कंडीशन होती है वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल की, है ना। जनरल नॉर्मल रेंज क्या होती है, 21 से 35 डेज़ के बीच में हर मंथ जो मेंस्ट्रुएशन है वो होता है महिलाओं के अंदर। अब अगर वो 21 दिन से पहले हो रहा है या 35 दिन के बाद हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है, और है ना। तो इसी को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, जैसे 3 या उससे ज़्यादा पीरियड्स को मिस कर देना, है ना, मतलब 3 मंथ तक क्या ना होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आना। तो ये सारी यहाँ पर आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, तो पहला ओवरवेट होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, डाइटरी डिसऑर्डर्स होना, कोई बीमारी होना, एक्सरसाइज के शेड्यूल में सडनली चेंज कर देना, ट्रैवल प्लान करना, या फिर और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिनके कारण ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एबनॉर्मल हो जाता है। कुछ भी हो सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं कि सारे एक साथ ही होंगे। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, स्पेशल कंसिडरेशन मेनाक मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो अच्छा, लास्ट टॉपिक है अपने पास फीमेल एथलीट ट्रायड, है ना। सॉरी, शायद ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल कंसिडरेशन ही है। तो फीमेल एथलीट ट्रायड के अंदर अपने को 3 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो फीमेल एथलीट ट्रायड में क्या है, पहला है ईटिंग डिसऑर्डर, सेकंड है एमेनोरिया, और थर्ड है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इन तीनों को अच्छे से देखेंगे क्यों होता है ये। तो यार स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स वुमेन रहती हैं, जब वो स्पोर्ट्स खेलती हैं लाइक जूडो, बॉक्सिंग, टाइक्वांडो, कराटे, ये सब, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। एंड उनको खुद के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि यार हमें प्रॉपर शेप और वेट मेंटेन करना है। जैसे आपने देखा होगा मुक्केबाजी में 55 किलोग्राम वर्ग, है ना, 55 kg वाला जो वेट ब्रैकेट रहता है उसके अंदर खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या होता है कि उनको अपना वेट 55 मेंटेन करके रखना है। 60 हो गए तो
फिर उनकी कैटेगरी बदल जाएगी, दूसरे खिलाड़ियों से उनको कम्पीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उनके ऊपर लोड रहता है और इस प्रेशर के कारण कई बार ये समस्याएं उनके अंदर देखने को मिलती है। ये ट्राइड जो शब्द है पहली बार डिस्क्राइब किया था अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने 1992 में, है ना। तो बस आपको तो याद रखना है ट्राइड के अंदर 3 चीज़ें रहती हैं, नाम से ही पता लग रहा है क्या है 3 चीज़ें। पहला होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये नाम शायद आपने पहले कभी सुना भी हो, जहाँ पर हड्डियों की समस्या होती है। तो व्हेन देयर इज़ वीकनिंग ऑफ बोन एंड इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, तो बोन डेंसिटी का कम होना या बोन का प्रॉपर फॉर्मेशन ना होना, तो उसके कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। देन एमेनोरिया में क्या होता है, तो एमेनोरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जो अपन ने आगे पढ़ा है। और ये कब होता है, जब प्यूबर्टी किसी भी महिला को हो जाती है, तो प्यूबर्टी से मोनोपॉज के बीच में उसको कहीं भी अगर एबनॉर्मेलिटी हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसको हम एमेनोरिया बोलेंगे। एमेनोरिया 2 तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है अभी हम देखेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर, तो ईटिंग डिसऑर्डर मतलब ये एक ऐसी मेंटल इलनेस होती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को रेगुलर ईटिंग पैटर्न उसका बिगाड़ देती है। तो क्या होता है ये भी हम अभी आगे देखते हैं। तो एमेनोरिया जैसे मैंने बताया था 2 तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आपको सेक्सुअल मेच्योरिटी हो गई लेकिन उसके बाद भी आपका क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन हो ही नहीं रहा है ना, चल ही नहीं रहा है प्रॉपर साइकिल, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी मतलब शुरुआत में ही। सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होगा कि जब वुमेन ऑलरेडी मेंस्ट्रुएट करती है ना, 5-10 साल हो गए, हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है, लेकिन शी डज़ नॉट गेट पीरियड फॉर 3 मंथ्स और मोर, लेकिन 3 महीने उससे ज़्यादा पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंडरी एमेनोरिया देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको याद रखना, सैम्पल पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा गया था। फिर ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर में 2 तरह के आते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। क्या होते हैं ये? एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट रहता है ना, लेकिन फिर भी चाहता है कि मैं पतला रहूं, ठीक है। तो मेंटल एक कंस्ट्रक्ट है, तो अंडरवेट है वो, दे धनाधन दे बिंज ईटिंग करेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग किया जाएगा, बहुत ज़्यादा खा लिया, लेकिन फिर जैसे इमेज उसने देखा अपने आप को आईने में कि अरे यार मैं तो मोटा हो रहा हूँ, तो वो फिर क्या करेगा, वॉमिटिंग कर लेगा। तो बिंज ईटिंग और पर्जिंग, पर्जिंग का मतलब क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा खाओ, फिर पर्ज मतलब वॉमिट कर दो, तो वो खुद से वॉमिट कर लेगा, है ना। जैसे यहाँ पर ये महिला कर रही हैं, तो खुद से उंगली डालकर वॉमिट कर लेना। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में पहला है बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग, और सेकेंड है खुद को पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर लेना, जैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस डाइटिंग करना, फास्टिंग करना। तो ये सारे तरीके रहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में ना। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक मेंटल डिसऑर्डर है, दिमाग में अपनी खुद की एक ऐसी इमेज बना लेना कि यार मैं मोटा हो रहा हूँ, जबकि वो है बहुत पतला। जबकि बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, थोड़ा सा मोटा ही रहता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली क्या करना, वही वरी करना कि अरे यार मैं बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाऊँ, जबकि ठीक है बहुत मतलब एक्सट्रीम मोटा भी नहीं है। तो भी यहाँ पर भी क्या होता है पर्जिंग, पर्जिंग का मतलब वही खुद से वॉमिट करके खा पी के और वापस से निकाल देना। और नॉन पर्जिंग का मतलब ट्राई करना टू लूज़ वेट थ्रू फास्टिंग, ठीक है। अब देखो बेसिक क्या अंतर है इसके अंदर, तो एनोरेक्सिया और बुलिमिया में बेसिक अंतर यही है कि एनोरेक्सिया के अंदर जो व्यक्ति रहेगा बहुत ज़्यादा पतला रहेगा, फिर भी उसको पतला होना है। बुलिमिया के अंदर क्या है, व्यक्ति एकदम हेल्दी है या थोड़ा सा ओवरवेट है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा पतला होना है। तो दोनों ही केस में वो क्या कर सकता है, वोमिटिंग कर सकता है या बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग का या एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर सकता है, तो इससे उसकी बॉडी को एट द एंड ऑफ द डे नुकसान ही होगा। देन इसके बाद कुछ MCQs को हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसमें आप बताइएगा, इन्फेंसी कब रहती है 0 से 2 साल, ओल्ड एज रहता है आपका 60 एंड अबव, एडल्ट रहता है 19 से 59, एडोलेसेंस हो जाएगा 13 से 18, चाइल्डहुड 3 से 12, है ना। तो उसको आप मैच कर लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या इसका आंसर रहेगा। देन विच डेवलपमेंट इज़ मोटर डेवलपमेंट, तो आपकी जब हड्डियों और मसल्स का डेवलपमेंट होता है तो उसी को हम मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा। काइफोसिस से आप क्या समझते हैं और कौन से वेरियस करेक्टिव मेजर्स हैं, अच्छे से हमने इसको कवर किया है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कीजिएगा। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो मेनाक इज़ रिलेटेड टू, अपन ने पढ़ा था मेनाक क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, सो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, है ना। तो होता है मेनार्क, जबकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये क्या होता है मेनोपॉज। तो जब मेनोपॉज होता है तो वो मेंस्ट्रुअल पीरियड का अंत हो जाता है। देन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग अपने को करना है। नॉक नी, नॉक नी में क्या क्या होगा, नॉक नॉक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखिए,
नॉक नी में नीज टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। फिर बो लेग्स जो फोर्थ नंबर पे है, बो लेग्स का मतलब क्या हो जाएगा, वाइड गैप होना। तो वाइड गैप जब होगी नीज के बीच में, सेकंड वाला, तो एक बार आप चेक कर लो कि फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट का आंसर होना चाहिए आपका 3, है ना। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट का 3 है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर आपको सारे पता ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं। काइफोसिस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ द बैकवर्ड कर्व, कर्व आपका इंक्रीज हो जाएगा। और लॉर्डोसिस में क्या हो जाएगा, लॉर्डोसिस के अंदर आपका इन्वॉल्व कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो जाएगा, है ना। लंबर कर्व जब सही नहीं हो या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो उसको अपन लॉर्डोसिस बोलते हैं। देन आगे है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। हालांकि इस वाले टॉपिक को अपन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, क्योंकि फ्रैक्चर वाला जो है वो आपका शायद इसमें नहीं है। देन इसके बाद आ जाता है कि राउंड शोल्डर से आप क्या समझते हैं, और 4 करेक्टिव आपको मेजर्स यहाँ पर बताने हैं। तो देखो राउंड शोल्डर क्या होती है, अपन ने पढ़ा था कि एक ऐसी डिफॉर्मिटी होती है जिसके अंदर आपके जो शोल्डर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सेसिवली राउंड हो जाते हैं और हंच फॉरवर्ड, है ना। और चिन आपकी क्या हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरी अच्छे से राउंड शोल्डर की डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेंगे कि क्या वो वेरियस करेक्टिव मेजर्स हैं जिससे आप राउंड शोल्डर्स को हटा सकते हैं, है ना। तो पहला आ जाएगा आपका स्ट्रेचिंग, आप एक्सरसाइज करें। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, पोस्चर करेक्शन कर सकते हैं, और अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, है ना। अब इसमें साथ साथ आप क्या लिख दीजिएगा, योग आसन को भी मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देन सजेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर चाइल्डहुड एडल्टहुड। अच्छे से अपनों ने देखा है, चाइल्डहुड 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा इसको, है ना। अर्ली, मिडिल और लेटर, और एडल्टहुड आपका 13 से 18। तो जो भी अपन ने एक्सरसाइज देखी थी WHO के गाइडलाइंस में वही आपको लिखनी है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स, तो जो भी अपन ने पढ़ा एज इट इज छाप के आना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर में क्या क्वेश्चन आया है, तो ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर ही है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हो जाएगा प्राइमरी एमेनोरिया। जबकि सेकेंडरी क्या है, ऑलरेडी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है लेकिन उसके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल 3 महीने या उससे ज़्यादा तक पीरियड्स नहीं आए तो फिर वो सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाएगा। काइफोसिस को क्या बोलते हैं अपन ने, मैंने बताया था आपको, हंचबैक के नाम से जाना जाता है। लेटेस्ट सैम्पल पेपर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन इसके बाद आ जाएगा डिफाइन करना है फ्रैक्चर, है ना। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये दूसरे वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व एट लंबर रीजन, तो उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को हम क्या बोलेंगे, तो लंबर रीजन, L से L, लॉर्डोसिस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा वो इमेज, है ना। तो इसमें आप पहचानिए, ये जो सेकेंड नंबर वाला आपको देखने को मिल रहा है ये है लॉर्डोसिस, जबकि फर्स्ट ये जो थर्ड वाला है ये है काइफोसिस। तो मैंने आपको बताया था कि स्पाइन जो रहती है वो 3 पार्ट्स में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। पहला है सर्वाइकल, है ना। आपने कई बार सुना होगा यार मुझे सर्वाइकल हो रहा है, तो सर्वाइकल मतलब नेक पेन। कई बार बहुत ज़्यादा जब पढ़ाई करते हैं बच्चे तो नेक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन फिर आ जाता है थोरिएक स्पाइन। थोरिएक स्पाइन के यहाँ पर क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा इसका कर्वेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपको काइफोसिस होता है। और नीचे वाला होता है लंबर स्पाइन, तो जब इसका कर्वेचर बढ़ जाता है तो हो जाता है लॉर्डोसिस। देन कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट राइट मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी कॉन्वेक्स, कॉन्केव इस तरह का शब्द बताएं आपको दिखे, बिल्कुल बिना देखे वहाँ पर स्कोलियोसिस मार के आ जाना। तो ऑप्शन डी, तो ये रहता है स्कोलियोसिस, जिसमें एस की तरह आपका जो स्पाइन है उसका शेप बन जाता है। स्पाइन कर्वेचर की डिफॉर्मिटी क्या नहीं है, नॉट, है ना। कीवर्ड्स को आपको ज़रूर से पढ़ना है। तो नॉट में क्या जाएगा, फ्लैट फुट जो है पैरों की है ना, बाकी सारी स्पाइनल कर्वेचर की। तो देन प्रोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइन से क्या रिलेटेड है, तो प्रोस्टीरियर कर्व में आपको बता देता हूँ कि जो काइफोसिस रहता है ना, तो ये जो बीच वाला आर्क है इसको अपन प्रोस्टीरियर आर्क भी बोलते हैं, है ना। तो कहीं भूले भटके अगर CBSE पूछ ले तो आप इसको लगा देना। देखो यहाँ पर सारे नाम याद कर लेना, ऊपर तो सर्वाइकल बस याद रखना है। बीच वाले को 3 नामों से जाना जाता है, थोरिएक, काइफोटिक और प्रोस्टीरियर। तो बीच वाले को 3 नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, लंबर, ठीक है। तो काइफोसिस जब भी आए तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का आप इमेज भी वहाँ पर बना के आ सकते हैं। फिर कौन सी एक्सरसाइज की जानी चाहिए इस डिफॉर्मिटी को क्योर करने के लिए, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए भाई ये डिफॉर्मिटी कौन सी है। तो ये फ्लैट फुट है ना, ये नॉर्मल इमेज और पहले वाली फ्लैट फुट। तो इसमें आप स्कीपिंग एंड वॉकिंग दोनों कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। हलासन यूज़ किया जाता है किस लिए, मैंने आपको बताया था कि हलासन याद रख लेना, क्योंकि जो धनुरासन है और वो वाले बाकी आसन से वो तो सब में कॉमन है। तो हलासन इज़ यूज फॉर लॉर्डोसिस। कैसे करते हैं इसको, इस तरह से किया जाता है ना। तो हलासन पश्चिमोत्तानासन,
लॉर्डोसिस के मैनेजमेंट के लिए रहते हैं। मैच द फॉलोइंग इस तरह का क्वेश्चन है ना, एक बार सैम्पल पेपर में पूछा गया था। तो हॉर्स राइडिंग अपन ने पढ़ा था नॉक नीज में, है ना, ताकि नीज को अपन दूर रखेंगे तो आप क्योर कर पाएंगे। फिर बो लेग्स का अपन ने क्या पढ़ा था, तो पहले अपन मैच करके देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर ए होना चाहिए, है ना, तो फर्स्ट का ये तो 3 के अंदर है। देन फिर अपने को हलासन पता ही, अभी अपन ने पढ़ा लॉर्डोसिस। तो थर्ड वाली इमेज जब आप देखेंगे तो ये है लॉर्डोसिस। तो 3 को आपको बी से मिलाना है, तो 3 को बी से मिलाना है, तो इसका मतलब या तो ए आंसर है या सी आंसर है। देन इसके बाद स्क्वाइलियोसिस के लिए आपको करना होता है कौन सा आसन, तो स्क्वाइलियोसिस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, थर्ड का जो आंसर है वो है बी, है ना, तो थर्ड का आंसर बी है। इसका मतलब अपना ए या सी में से आंसर है, ठीक है। अब अपने को देखना है बो लेग्स जो हैं, तो जो सेकेंड वाला आ जाएगा अपने पास, सेकेंड वाला बो लेग्स है। बो लेग्स के लिए अपन ने पढ़ा था क्या, बो लेग्स के लिए अपन ने पढ़ा था, बो लेग्स के लिए गरुड़ आसन है, ठीक है, आप ये याद रख लेना। तो ये आ जाएगा अपने पास गरुड़ आसन, ऑप्शन नंबर डी। तो सेकेंड का आंसर होना चाहिए डी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ना। थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 जो अपन ने सिंपल वाले पढ़े थे वो सब में ही थे, है ना। देन उसके बाद फोर्थ वाला जो स्क्वाइलियोसिस है, ये अपन ने पढ़ा था त्रिकोणासन, है ना, स्क्वाइलियोसिस का त्रिकोणासन पढ़ा था अपन ने। तो सी का आंसर 4 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में ही है, ये चारों मैच हो रहे हैं। देन एक केस स्टडीज़ के सैंडी डायग्नोस हुआ है पोस्चरल एडेप्टेशन स्पाइन एंड कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट कॉन्वेक्सिटी राइट। जैसे मैंने बोला है कि ये आपको दिखे तो स्क्वाइलियोसिस लगा दो, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो, तो आप जरूर से उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन कर रखा है कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप उसका भी आंसर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।